हेलो बच्चों, हिंदी की डिजिटल कक्षा में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हम व्याकरण में संज्ञा की चर्चा कर चुके हैं। तो आज विकारी शब्दों की श्रृंखला में दूसरे विकारी शब्द सर्वनाम और उसके भेदों की चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं सर्वनाम क्या होता है और सर्वनाम का अर्थ क्या होता है। सर्वनाम अर्थात प्रोनाउन। सर्वप्रथम हम सर्वनाम की परिभाषा अर्थात डेफिनेशन देखते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, यहाँ पे संज्ञा शब्द दिया है। आप सभी लोगों ने संज्ञा के बारे में अच्छी तरह जानकारी ली है कि संज्ञा का अर्थ होता है नाम, अर्थात किसी भी नाम की जगह पे जो शब्द प्रयोग होता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, तुम, वह, हमारा, वे, उसका, उसकी, यहाँ, वहाँ, कहाँ, किधर इत्यादि। अब हम देखते हैं सर्वनाम जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि जब हम किसी शब्द का अर्थ समझते हैं तो उसकी परिभाषा और उसका अर्थ समझने में हमें आसानी होती है। तो देखते हैं, सर्व का अर्थ होता है सब, सब अर्थात सभी। संज्ञा का अर्थ होता है नाम, अर्थात सर्वनाम का पूरा अर्थ होता है सबका नाम, अर्थात चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या फिर कोई वस्तु हो, सबके नामों के लिए जो शब्द प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, अब हम देखते हैं कि सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सर्वनाम की आवश्यकता मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो आदि सभी शब्द सर्वनाम शब्द हैं। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं जो लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि सर्वनाम की आवश्यकता क्या होती है। हम इसको और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए कुछ उदाहरणों की सहायता लेंगे। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। इस प्रकार हम उदाहरण में देख रहे हैं कि सीता कल गांव जा रही है। सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है। सीता अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। सीता ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। सीता का बहुत मन था गांव जाने का। यहाँ पे हमने देखा कि सीता अर्थात जो संज्ञा है उसका बार बार प्रयोग हुआ है और यह गद्यांश जो है संज्ञा के बार बार प्रयोग से बड़ा ही अटपटा और कह सकते हैं कि नीरस सा लगने लगा है। अतः अगर आप सीता की जगह वह या उसकी लगाएंगे तो यह गद्यांश पढ़ने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। दूसरा उदाहरण है, यह सुमित है। सुमित मेरा सबसे अच्छा मित्र है। पिताजी डॉक्टर हैं। उसकी माताजी और मेरी माताजी एक विद्यालय में अध्यापिका हैं। वे दोनों अच्छी सहेलियां हैं। उनका परिवार अक्सर हमारे घर पर आता है। हम भी उनके घर जाते हैं। अतः दूसरे गद्यांश में हमने देखा कि सुमित तथा उसके परिवार के सदस्यों के लिए सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा के बार बार प्रयोग से वाक्य का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। सर्वनाम का प्रयोग कर इस दोष से बचा जा सकता है। अर्थात अगर हम बार बार संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हैं किसी भी गद्यांश में तो वहाँ पे जो भाषा का सौंदर्य होता है, जो उसका आकर्षण होता है वह नष्ट हो जाता है, वो खराब हो जाता है। अतः हमें इस दोष से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। एवं सर्वनाम का प्रयोग हम आदर और अनादर की अभिव्यक्ति के लिए भी करते हैं। जैसे कि आप आदर सूचक शब्द है और तू जो शब्द है वो अनादर का द्योतक है। अर्थात आप इंग्लिश में यू आपके लिए भी लगाते हैं और तुम के लिए भी आप लगाते हैं, परंतु हिंदी भाषा बहुत ही समृद्धशाली भाषा है।
आप इसमें आप और तुम के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर अपनी भाषा को बहुत अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद सर्वनाम जो होता है आश्रित वाक्यों को जोड़ने का भी कार्य करता है। जैसे कि वह पढ़ता है सो उत्तीर्ण होता है। इस प्रकार भाषा में सर्वनाम की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। आगे हम सर्वनाम के भेद अर्थात सर्वनाम के प्रकार, उसके टाइप्स देखते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो चलिए सर्वप्रथम हम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। बच्चों, इसको और अच्छे से समझने के लिए इसको हम 3 भेदों में देखते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, इसको हम प्रथम पुरुष भी बोलते हैं। मध्यम पुरुष, इसको हम सेकंड पर्सन बोलते हैं। अन्य पुरुष अर्थात थर्ड पर्सन। आप सभी लोगों ने इंग्लिश की कक्षा में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का नाम सुना ही होगा। आज हम उससे लिंक लगा करके आपको हिंदी में बता रहे हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। बच्चों, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष को समझने के लिए बहुत ही एक जो कहते हैं कि साधारण जो उदाहरण है, मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं और मैं तीसरे के बारे में जो बता रही हूँ वो तीनों ही आते हैं। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, मैं उत्तम पुरुष अर्थात प्रथम पुरुष, और आप सुन रहे हैं अर्थात मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में मैं बता रही हूँ वो अन्य पुरुष। समझिए, अगर मैं गांधी जी के बारे में बता रही हूँ तो वो अन्य पुरुष में आएंगे। चलिए उत्तम पुरुष देखते हैं। उत्तम पुरुष अर्थात फर्स्ट पर्सन जिन सर्वनाम को बोलने या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं अपने लिए प्रयोग करूंगी, मैं, हमारा, मेरा। जैसे आपने उदाहरण में देखिए चित्र में, मैं टीवी देखूंगा, यह मेरे लिए प्रयोग है। हम 5वीं कक्षा के छात्र हैं, मेरा नाम अनिल है। इस प्रकार जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं वे सभी फर्स्ट पर्सन अर्थात उत्तम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष अर्थात सेकंड पर्सन जिस सर्वनाम को बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया, आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, अतः आप मध्यम पुरुष में आते हैं। आप चित्र देखिए, उदाहरण के तौर पे आपको समझ में आएगा। तुम चित्र बनाओ, आप इधर बैठिए, अर्थात यह मध्यम पुरुष के शब्द हैं, तुम और आप। अन्य पुरुष थर्ड पर्सन जिस सर्वनाम को कहने या बोलने वाला किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वो झूठ नहीं बोलता, हम ये तीसरे के लिए बता रहे हैं। उसके पास कार है, अर्थात ये भी आपके लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये तीसरे व्यक्ति के लिए, अर्थात ये थर्ड पर्सन हो गया। इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम को हमने 3 रूपों में समझा। अब हमारा दूसरा सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों, यहाँ पे इसका नाम ही निश्चयवाचक है। निश्चय मतलब जो निश्चित हो, जिसमें कोई हमें संदेह ना हो, इसको हम बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चित बोध अर्थात निश्चित ज्ञान कराते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ चित्र में देखिए 2 बच्चे हैं। यह मेरी पतंग है। उस बच्चे को पता है, अर्थात वह निश्चित है, श्योर है कि वह उसकी पतंग है। ये मेरे दादा दादी हैं। यहाँ पे ये पता है हमें कि ये मेरे दादा दादी हैं।
और यहाँ पे यह किसकी टोपी है, यह जो संकेत किया गया है वह बता रही है लड़की कि यह किसकी टोपी है, अर्थात यहाँ पे कोई संदेह नहीं है, कोई अनिश्चितता नहीं है। अब हम आगे देखते हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस प्रकार हमने निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा जहाँ पे हम निश्चित होते हैं, श्योर होते हैं, वैसे यहाँ पे अनिश्चयवाचक, अ मतलब नहीं, अर्थात जहाँ पे निश्चितता न हो उस सर्वनाम को देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहां आप नहीं समझ पाते हैं कि वह चीजें श्योर हैं अर्थात निश्चित हैं कि नहीं है। जैसे यहाँ पे उदाहरण में देखिए, लगता है कुछ हो गया है इसलिए बाजार बंद है। यहाँ पे उस व्यक्ति को पता नहीं है कि क्या हुआ है, बाजार क्यों बंद है। दूसरा उदाहरण, कुछ रुपए माँ को दे दो। कुछ अर्थात वहां पे ये निश्चितता नहीं है कि कितने रुपए देने हैं, 2, 4, 6, 10 या कितने देने हैं। पार्टी खत्म होते ही सब चले गए। यहाँ पे सब में कितने लोग आएंगे, 2 आएंगे, 4 आएंगे, 6 आएंगे, कितने मित्र आएंगे यहाँ पे ये बताया नहीं है, अर्थात यहाँ अनिश्चितता है। आगे देखते हैं। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा उसका नाम है, प्रश्न अर्थात क्वेश्चन मार्क, जहां पे आप प्रश्न पूछते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में देखिए, एक बच्ची है जो पुरस्कार ले रही है, वो पूछ रही है विद्यालय के वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि कौन थे। अर्थात यहाँ पे कौन जो है प्रश्नवाचक शब्द है और वो सर्वनाम का द्योतक है। यह प्लेट किसने तोड़ी, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है कि यह प्लेट किसने तोड़ी। आगे देखते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम इनके उदाहरण देखते हैं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये शब्द जो है, जो सर्वनाम है, यह प्रायः जोड़ी में आते हैं। जैसे कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसने चोरी की वह पकड़ा जाएगा। इस प्रकार संबंधवाचक सर्वनाम में कुछ ये शब्द आते हैं, जैसे जैसा वैसा, जिसने वह, जिसकी उसकी, जो आपके उदाहरण में आ चुके हैं। आगे देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निज यानी स्वयं अर्थात अपने के लिए प्रयोग होता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज का अर्थ होता है अपना। इसके उदाहरण देखते हैं। गांधी जी अपना सारा काम स्वयं करते थे। यहाँ पे गांधी जी सारा काम स्वयं करते थे में स्वयं जो है वो निजवाचक अर्थात अपने लिए प्रयोग किया गया सर्वनाम है। मैं अपने आप विद्यालय जाता हूँ, अर्थात यहाँ पे अपने आप अर्थात स्वयं के लिए इस बच्चे ने प्रयोग किया है, अर्थात ये निजवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार बच्चों हमने सर्वनाम के 6 भेद पढ़े। अतः बच्चों आज हमने सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद और कुछ चित्रों और उदाहरण के द्वारा हमने उसको समझा और वाक्यों में सर्वनाम की आवश्यकता क्या होती है यह भी हमने जाना। अब आप वीडियो को पॉज करिए और सर्वनाम की सारी जानकारी को अपने नोटबुक में लिखिए, उसे ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं यहाँ पर दिए अभ्यास प्रश्न को उसके आधार पर हल कीजिए। आपके गृह कार्य में पहला प्रश्न है, कोष्ठक में दिए गए सर्वनाम को उसके अनुसार वर्गीकृत कीजिए। जैसे यह, जो, तो, इसे, स्वयं, अपना, कहाँ, मेरा, क्या। ये जो शब्द हैं इनको अलग अलग सर्वनाम के जो प्रकार हैं उसमें आपको वर्गीकृत करना है अर्थात बांटना है। दूसरा प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जो ऑलरेडी आपको वीडियो में बता दिया गया है, सर्वनाम की परिभाषा लिखना है आपको
और उदाहरण के साथ उसको समझाना है। सर्वनाम के भेद पर आधारित एक एक वाक्य लिखिए। ये अगले प्रश्न में देखते हैं। सर्वनाम के भेद पर आधारित एक एक वाक्य लिखिए। पहले कॉलम में अर्थात पहले लाइन में आप लिखेंगे सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम, और उस पर आधारित एक वाक्य। अर्थात अगर आप पुरुषवाचक सर्वनाम लिख रहे हैं तो पुरुषवाचक पे आधारित एक वाक्य लिखना है। और प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित वाक्यों में आए सर्वनाम को रेखांकित कीजिए। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, वहाँ पे जब आपको समझ में आता वहाँ पे रेखांकित करना है, अर्थात अंडरलाइन करना है, और वह कौन सा सर्वनाम है यह लिखना है। मिलते हैं हिंदी की अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।